हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप 10th क्लास की बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मैं हूं आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर डॉक्टर नेहा बंसल और मैं आपको बहुत क्विकली बायोलॉजी का पूरा रिवीजन करा दूंगी। और इस रिवीजन के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, रीजन असर्शन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केस बेस्ड स्टडीज को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम पूरे एनसीईआरटी की एक क्विक समरी ले लेंगे। एनसीईआरटी को एक बार जल्दी से डिस्कस कर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल लेंगे। तो बेसिकली बच्चों, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मुझसे आज का सबक ले लो। ये सबक आपको बहुत काम आएगा। सबक क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ, है ना। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। रिश्तेदार 10th के बोर्ड के रिजल्ट पर ताना ना मारे, इसलिए पढ़ाई पर लग जाओ, ठीक है। रिश्तेदार बहुत ताना मारते हैं बेटा, अगर 10th का रिजल्ट खराब आता है, अरे पढ़ता ही नहीं था, बुक खोल के तो बैठा रहता था पर उसका दिमाग ही नहीं लगता था पढ़ाई करने में। देखो हो गया ना पूरा 10th बोर्ड का रिजल्ट खराब, अब क्या करेगा, अब तो सब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा। ये सारी बातों से अगर आपको बचना है ना बच्चों, तो प्लीज अभी से पढ़ाई में लग जाओगे तो अभी बहुत टाइम है, सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। टाइम टेबल भी आ गया है, अब तो हमको पता भी है कौन सा एग्जाम कौन सी डेट पर है। उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को स्ट्रैटेजाइज करो। जो सब्जेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं करे हैं उनको फोकस करो और बस पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, कि लाइफ प्रोसेसेस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं और काफी मेजर क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस से। सो बेसिकली डिस्कस करते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस जिंदा रहने के लिए जिन प्रोसेसेस को हमें करना पड़ेगा उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को मेंटेन करना है तो कुछ एक्टिविटीज उसको करनी ही पड़ेंगी। उन एक्टिविटीज की एब्सेंस में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं, दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। तो इन लाइफ प्रोसेसेस में जो प्रोसेसेस हमारी एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट हैं वो है न्यूट्रिशन, then we have respiration, we have transportation and then we have excretion। ठीक है, तो ये चार टॉपिक्स हमारी एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इट बेसिकली डील्स विद द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये किसके साथ डील करता है बच्चों, ये डील करता है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ। ठीक है, इसके बाद आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली डील करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन में हम किसके बारे में बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जो कि एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर बनती है। ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों हम किसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली डील करेगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। ये डील करेगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। दैट मींस अगर कोई चीज का सिंथेसिस हुआ है, कोई चीज हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हुई है या किसी चीज को हमें बॉडी से बाहर निकालना है, तो उस चीज का मूवमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज अंडर द हेडिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली हम हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होएगा, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, हमारी बॉडी में ना बच्चों केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं।
तो कुछ एंड प्रोडक्ट्स हमारे काम के होते हैं तो हमारी बॉडी उसे स्टोर कर लेती है, और कुछ एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो उन एंड प्रोडक्ट्स को हमें हमारी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, तो उसको हम पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सक्रीशन। सो बेसिकली ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद न्यूट्रिशन। हम एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स को लेंगे, उसको क्विकली रीड करेंगे और उसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको समझाऊंगी और अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे आपकी 10th की जो एनसीईआरटी है वो भी क्विकली रिवाइज हो जाएगी, और आपके जो बेसिक्स वीक हैं या जो कंसेप्ट्स आपको समझ नहीं आते हैं वो भी आपके क्विकली क्या हो जाएंगे, रिवाइज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टॉपिक न्यूट्रिशन को। ठीक है, सो ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं। ठीक है, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी, even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances. ठीक है, this source of energy and materials is the food we eat. तो ये जो पहला पैराग्राफ है एनसीईआरटी का वो ये कह रहा है कि हम पूरे दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, अगर हम कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं हमको तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है बच्चों? क्योंकि इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज चल रही हैं, पेट के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हो रहा है, और एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं। हम सांस भी तो ले रहे हैं, अगर हम बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस तो चल रहा है ना। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए जिसमें हम अपरेंटली काम कर रहे हैं या जिसमें हम अपरेंटली काम नहीं कर रहे हैं, तो उन सब एक्टिविटीज के लिए हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट है बच्चों? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूं तो मैं तो काम कर रही हूं, पर आप बैठकर सिर्फ लिख रहे हो या मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो पर बैठे हुए हो, बट आपके जो ब्रेन सेल्स है वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। अगर आप लिख रहे हो तो आपकी हाथ की जो मसल्स है वो भी काम कर रही हैं। तो इन सब एक्टिविटीज के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी बच्चों हमको कहाँ से मिलेगी? ये एनर्जी हमको मिलेगी द फूड दैट वी आर टेकिंग इन। जो खाना हम खा रहे हैं उसी खाने से हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? ठीक है, अब लिविंग बींग्स जो हैं जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, उसमें अमीबा भी आता है, प्लांट्स भी आते हैं, और जितने सारे एनिमल्स या जितने सारे लिविंग बींग्स इस धरती के ऊपर प्रेजेंट हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं? ठीक है, so the general requirement for energy and material is common in all organisms but it is fulfilled in different ways. तो ये पहली लाइन कह रही है कि अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उनमें एक कॉमन चीज है कि सबको खाना खाना है, सबको भूख लगती है, सब खाना खाएंगे। ठीक है, बट खाना लेने का तरीका और खाना खाने का तरीका सब ऑर्गेनिजम्स के केस में वेरी करता है, बट कॉमन पॉइंट क्या है सबकी? कि सबको खाना चाहिए टू फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। सम ऑर्गेनिज्म यूज simple material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms are called as autotrophs, include green plants, some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used to uptake by the organisms and growth of the body. To achieve this, organism use biocatalysts called enzymes. और ये बहुत लंबा पैराग्राफ होता चला जा रहा है और आप इस पैराग्राफ को पढ़ के फिर कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये पैराग्राफ कुछ नहीं बोल रहा बच्चों, ये बहुत सिंपल बात बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि जिंदा रहने के लिए या एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात पे आप अग्री कर रहे हो? अब एनसीईआरटी बोल रही है कि ऑर्गेनिजम्स का खाना लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो इसके बेसिस पर वो ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और दूसरी कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बार लिख देती हूं जो एनसीईआरटी लाइन बोल रही है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं।
एक है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? एनसीईआरटी बोल रही है कि देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच इनटेक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनसाइड देयर बॉडी, और उस इनऑर्गेनिक मटेरियल को वो अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ बोल रहे हैं। तो यहां पर अपन समझेंगे, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ वर्ड का मतलब होता है फूड। So those organisms which can prepare their own food by utilizing certain inorganic materials and converting these inorganic materials to organic material, ऐसे organisms को autotrophs बोलते हैं और उनके mode of nutrition को हम autotrophism बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं ताकि आप याद रखो, organisms which utilize inorganic materials and convert it into ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। सो कॉमनली ऑटोट्रॉफ्स कौन होंगे बच्चों? ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स एंड देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं जो कि ये प्लांट्स या बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं? तो बेसिकली ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्रीन प्लांट्स के केस में है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़कर ग्रीन प्लांट्स क्या बना देते हैं? ग्लूकोज का सिंथेसिस कर देते हैं। और इसी टॉपिक को एनसीईआरटी ने डिटेल में पढ़ा रखा है अंडर द हेडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनसीईआरटी साथ के साथ अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो आप अपनी एनसीईआरटी को खोलकर एक एक पैराग्राफ पढ़ सकते हो, मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हो, एनसीईआरटी रीड करते जाओ और लेक्चर को आगे सुनते चले जाओ। तो आपका कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा बच्चों, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और साथ साथ में आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग भी होती चली जाएगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकेंड पार्ट जो एनसीईआरटी ने डिस्कस कर रखी है, दैट इज हीट्रोट्रॉफ्स। सो हीट्रोट्रॉफ्स कौन होते हैं? हीट्रो वर्ड का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट। और ट्रॉफ वर्ड का मतलब है फूड। सो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हीट्रोट्रॉफ्स बोल रहे हैं और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हीट्रोट्रॉफिज्म बोल रहे हैं। तो मैं इसको यहां लिख देती हूं, ऑर्गेनिजम्स which depend on other organisms for their food requirements are called as heterotrophs। तो इसमें आ जाएंगे एनिमल एंड इसमें आएंगे एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो हीट्रोट्रॉफ्स बेसिकली इनऑर्गेनिक मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी बॉडी इस तरह से नहीं बनी हुई है कि वो उस इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ही इनटेक करेंगे। अब उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए या तो वो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर वो किसी अदर एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डियर की, हिरण,
ठीक है। तो डियर का फूड क्या है, डियर खाता है घास, पत्तियां, प्लांट्स, तो वो बेसिकली हर्बीवोर है। तो वो अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए बच्चों डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। पर अगर मैं बात करूं लायन की, टाइगर की, ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो दूसरे हर्बीवोर एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट या फिर कुछ बैक्टीरियाज वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए या तो प्लांट के ऊपर या किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ, और जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो मैंने आपको समझाया वो एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं रीड कर देती हूं, और अगर कोई ऐसा टर्म आता है जो मुझे लगता है आपको नहीं समझेगा तो वो मैं आपको समझा दूंगी। तो ध्यान से सुनना, मैं एनसीईआरटी की लाइंस को ही रीड कर रही हूं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और हिंदी में इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड and convert them into stored form of energy। तो एनसीईआरटी कहती है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स बाहर से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अंदर लेते हैं और उस कंपाउंड से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। दिस मटीरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने आपको बताया, एंड वाटर which is converted to carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना बच्चों, इसके लिए हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। इसके बाद प्लांट्स को जो रिक्वायर्ड है वो है क्लोरोफिल और सनलाइट। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगा लो अपनी एनसीईआरटी के अंदर। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, इसके ऊपर रीजन असर्शन का क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्लांट जिस कार्बोहाइड्रेट को यूज नहीं करता तो वो उसको किस फॉर्म के अंदर स्टोर करता है, तो वो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो प्लांट जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करता है तो कॉम्बिनेशन से बनता है ग्लूकोज। तो जितनी प्लांट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना प्लांट को ग्लूकोज काम में आएगा उतना वो ग्लूकोज यूज करता है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच गया है प्लांट उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। और ये क्लियरली एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। अब ये जो स्टार्च स्टोर हुआ है, इट सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व to be used as and when required by the plant। अब जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट ने अपने अंदर स्टोर कर ली है, अब प्लांट को जैसे जैसे उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे वो स्टार्च के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा और एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही आपने एक वो स्टोरी सुनी होगी एंट एंड द ग्रास हॉपर की। तो जब विंटर्स आने वाली होती है तो एंट क्या करती है, बहुत मेहनत से अपना खाना स्टोर करती रहती है, एक जगह पर इकट्ठा कर लेती है ताकि विंटर्स में उसको प्रॉब्लम ना आए।
तो प्लांट भी एग्जैक्टली एक्स्ट्रा एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करता रहता है कि अगर कोई एडवर्स कंडीशन आ गई, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है, या XYZ कोई भी कंडीशन आ गई, तो इस स्टोर्ड एनर्जी से प्लांट अपने जीवन का यापन कर सकता है, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर देता है स्टार्च के फॉर्म में, और उसको जब जब जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो स्टार्च को तोड़ तोड़ के एनर्जी बनाता रहेगा। तो प्लांट्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. Again a very important question is formed here. यहाँ पर भी स्टार मार्क कर दो कि जैसे हम जो भी खाना खाते हैं, आपने जितना भी खाना खा रखा है, ठीक है, क्या वो सारा खाना जो है वो खत्म हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में? हम कुछ भी स्टोर करके नहीं रखते हैं। ऐसा होता है कि अब मुझे क्रिकेट खेलने जाना है तो पहले मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है बच्चों, एनर्जी का स्टोर हमेशा अवेलेबल होता है। तो जितना भी हम खाना खा रहे हैं वो सारा खाना ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन हमारी लिवर और मसल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हमको जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और हमारा जीवन कंटिन्यू होता रहेगा, हमें कांस्टेंट ऊर्जा मिलती रहेगी, हमें कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं बच्चों कि प्लांट में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, प्लांट में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो प्लांट में फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, और ह्यूमंस में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन भी टूट के ग्लूकोज बनाएगा और स्टार्च भी टूट के ग्लूकोज बनाएगा, सिर्फ इनकी जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट होती है। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, ये अपन ने पढ़ ही लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट व्हाट इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? 6CO2 plus 12H2O will give you glucose, that is C6H12O6। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकलेंगे, और ये पूरा प्रोसेस होगा क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये स्टैंड अलोन MCQ के फॉर्म में भी आ सकता है, ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, और ये लॉन्ग के एक सब पार्ट में भी आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस की एक वेल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। सो इट इज 6CO2 plus 12H2O will give you a molecule of glucose, that is C6H12O6 plus 6 oxygen molecules are liberated and 6 molecules of water are liberated। और ये जो आप एरो बनाओगे इसके ऊपर और नीचे लिखोगे कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिर्फ हो सकता है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। यहां तक समझ में आ गया? चलो Now let us actually see what happens during the process of photosynthesis। बहुत सारे 10th क्लास के बच्चे मेरे पास आके यही डाउट पूछते हैं, मैम सब समझ में आ रहा है बट ये फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स है ना ये समझ नहीं आ रहे हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है, और 10th क्लास के NCERT ने इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दे रखा है। उन्होंने सिर्फ 3 स्टेप बता रखे हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, बट एक्चुअली अगर हम 11th क्लास में बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, बट अभी 10th क्लास के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ इन 3 स्टेप्स के ऊपर ही स्टिक रहना है और इन 3 पॉइंट्स को ही हमें याद रखना है। तो ये 3 स्टेप्स हैं क्या? पहली चीज अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो कि प्लांट की ग्रीन लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा? जो सनलाइट आ रही है, ठीक है, सनलाइट जो आ रही है उसको अब्सॉर्ब करेगा। तो पहला स्टेप फोटोसिंथेसिस का क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप वुड बी अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ सन वापस से। तो ये जो सन है
इससे लाइट एनर्जी आ रही है और ये लाइट एनर्जी को कौन अब्सॉर्ब कर रहा है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, that there is absorption of light energy by chlorophyll। अब क्लोरोफिल क्या करेगा? इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर स्प्लिट कर देगा, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा एंड there would be splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों, इसको अपन समझेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया तो अब क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इनटू केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? एटीपी को प्रोड्यूस करेगी। और इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा? देयर वुड बी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर वापस से एक स्टार लगा लो, यहां पर वापस से अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है वो किससे लिबरेट हो रहा है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से लिबरेट हो रहा है या फिर वो वाटर के टूटने से लिबरेट हो रहा है? तो यहां पर क्लियर हो गया कि वाटर के टूटने से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। तो यहाँ पर भी एक स्टैंड अलोन एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ पर भी एक रीजन असर्शन का क्वेश्चन बन सकता है कि वाटर के टूटने से ऑक्सीजन मिलता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि द ऑक्सीजन दैट इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑब्टेन्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ, पहला ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन होगा वाटर, तीसरा ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दी अबव। तो आपको इमीडिएटली मेरे इस लेक्चर को रिकॉल करना है और आपको अपने दिमाग में याद कर लेना है कि मैम ने बताया था कि वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर। तो फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब कर रहा है सनलाइट को और उस लाइट एनर्जी को वो कन्वर्ट कर रहा है इनटू केमिकल एनर्जी, और इस प्रोसेस में एटीपी का मॉलिक्यूल बन रहा है और इसी प्रोसेस में जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां तक समझ में आया? अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। सो ये लास्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, और इस लास्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि जो CO2 हमने लिया है ये CO2 ATP की मदद से विल अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, और ये CO2 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोहाइड्रेट। दैट मीन्स यहां पर बन जाएगा ग्लूकोज। तो 3 स्टेप हो गए फोटोसिंथेसिस के और वो बहुत सिंपल हैं। पहला, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा कि अब एटीपी जो बन गई है, जो केमिकल एनर्जी बन गई है, उस केमिकल एनर्जी को यूज कर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ने लिया है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाएगा खत्म। ठीक है, ये इजी है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको जरूर से याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक बहुत ही सुंदर डायग्राम दिया है और ये बताया है कि एक्चुअली व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने लीफ, आप सबने एक ग्रीन लीफ देखी होगी, तो एक लीफ का शाइनी सरफेस होता है जो टॉप पे होता है और एक लीफ का डल सरफेस होता है जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो इस ऊपर और नीचे की लेयर्स के बीच में एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने इसी को एनलार्ज कर दिखाया है कि अपर और लोअर सरफेस के बीच में लीफ में क्या प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ। इस क्रॉस सेक्शन में एनसीईआरटी बोल रही है
कि जो टॉप लेयर होती है वो वैक्सी लेयर होती है, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। आपने लीफ को देखा है तो लीफ में ना बहुत ही पार्शियलिटी होती है। पार्शियलिटी कैसे होती है कि जो अपर सरफेस है लीफ की वो तो बहुत ही शाइन कर रही होती है, पर जो लोअर सरफेस होती है लीफ की वो बिल्कुल डल होती है, वो शाइनिंग नहीं होती। तो अपर सरफेस जो लीफ की शाइनिंग होती है दैट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ वैक्सी कोटिंग, एंड दैट वैक्सी कोटिंग इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। इस क्यूटिकल के नीचे होती है अपर डर्मिस, ठीक है, अपर एपिडर्मिस, और जो पीछे की तरफ एक लेयर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के सेल। क्लोरोप्लास्ट के सेल्स वो सेल्स हैं जहां पर एक्चुअली में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे होते हैं एयर स्पेसेस और नीचे होते हैं गार्ड सेल्स। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि प्लांट्स की लीफ में जो नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं वो हमेशा लोअर सरफेस पे ज्यादा होंगे, अपर सरफेस पे कम होंगे, क्योंकि अपर सरफेस ऑफ लीफ जो होती है वो हमेशा सनलाइट को फेस करती है। तो अगर यहाँ पर गार्ड सेल्स या यहाँ पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए प्लांट्स, मैंने कहा था प्लांट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, तो उन्होंने अपने स्टोमेटा को कहाँ कर दिया, लोअर सरफेस पर कर दिया जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े ही ना और अपर सरफेस से ट्रांसपिरेशन ना हो, इसीलिए ऊपर क्या लगा दी, एक वैक्स की लेयर लगा दी टू चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी। ये लाइंस और लिखी है, मैं इनको पढ़ देती हूँ। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate compound, ठीक है, और फिर डे टाइम पे वो उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की लाइंस हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो बीच की 3 लाइंस मैंने पढ़ी थी वो मैं आपको समझा देती हूँ। एनसीईआरटी ये बोल रही है, मैं नहीं बोल रही, एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो इन स्टेप्स को वन आफ्टर द अदर फॉलो नहीं करते, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं इनटू हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। वो अगर डे टाइम पर अपना स्टोमेटा खोल देंगे, ठीक है, डे टाइम पर गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन इतना हो जाएगा कि वो प्लांट मर ही जाएगा। तो डेजर्ट प्लांट्स हमेशा अपना स्टोमेटा जो है वो रात के टाइम पर ओपन करते हैं। वो रात में CO2 को अंदर ले लेते हैं और CO2 को एक इंटरमीडिएट कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट CO2 को रात में लेते हैं और उसको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और डे टाइम पर जब लाइट आएगी तो इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को वो कन्वर्ट करेंगे इनटू ग्लूकोज। सो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि प्लांट इसी ऑर्डर को फॉलो करे, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जैसे कि डेजर्ट प्लांट, क्योंकि वो अपना सेटअप ऐसे रखते हैं कि वो सिर्फ रात में ही अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ सकते हैं, MCQ में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये NCERT ने डायग्राम दे रखा है तो वो इन सेल्स को दे सकता है और क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, आइडेंटिफाई X, ठीक है। हो सकता है वो यहाँ पर P लगा दे, आइडेंटिफाई P। तो आपको जो NCERT के अंदर डायग्राम्स दे रखे हैं ना उसके नीचे क्या लिखा हुआ है वो भी पता होना चाहिए, और उस डायग्राम की पूरी मार्किंग भी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया। ओके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी सी एक्टिविटी है जिससे हमको ये पता चलेगा कि प्लांट जो है वो स्टार्च बनाता है या नहीं बनाता, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है एनसीईआरटी ने उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये पहली एक्टिविटी है, इसमें एनसीईआरटी कह रही है टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, ऐसे 2 प्लांट्स ले लो जो पॉट में उग रहे हैं विद वेरीगेटेड लीव्स। अब वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं, वेरीगेटेड लीव्स वो लीव्स होती हैं जो कि पूरी ग्रीन कलर की नहीं होती, उनमें बीच बीच में कोई अदर कलर भी प्रेजेंट होता है शेडिंग के फॉर्म में, या तो वो येलो कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, व्हाइट कलर के स्पॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, तो दिस इज वेरीगेटेड लीव, ये लीव का ग्रीन पार्ट है और ये लीव का
येलो पार्ट है, ठीक है। अब वेरीगेटेड लीफ में उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया मनी प्लांट या क्रोटॉन्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी लीफ पूरी ग्रीन कलर की नहीं होती है, इसमें कुछ कुछ शेडिंग एरियाज प्रेजेंट होते हैं। अब एनसीईआरटी कह रही है कि आपको ऐसे 2 प्लांट्स ले लेने हैं और उन 2 प्लांट्स को आपको क्या करना है, या एक प्लांट जो आपने ले लिया है सपोज मनी प्लांट का, आपको उस प्लांट को उठा के रख देना है अंधेरे में फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर उन्होंने बोला है 3 डेज। अब डार्क रूम में रखने से क्या होगा बच्चों, इसको हमें एज इट इज रखना नहीं है। इसका मीनिंग है हमको इसको डार्क में क्यों रखना है, क्योंकि डार्क में रखने से जो प्लांट का स्टार्च है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो प्लांट को बेसिकली डी-स्टार्च करने के लिए, प्लांट को बेसिकली डी-स्टार्च करने के लिए हम उसे डार्क में रख रहे हैं। अब 3 दिन उसको डार्क में रखने के बाद हमें उसको किस में रखना है, सनलाइट में रखना है, ताकि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो जाए। तो हम उसको अब सनलाइट में क्यों रख रहे हैं, सो दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। अब सनलाइट में रखने के बाद हमको उसकी एक लीफ को प्लक करना है, तो प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। सपोज ये लीफ है, इस लीफ को आपने प्लांट से प्लक करा, अब आपको उसको ट्रेस कर लेना है। ट्रेस क्यों कर रहे हैं बच्चों, ताकि हमको याद रहे कि कौन सा पार्ट ऑफ द लीफ ग्रीन था और कौन सा पार्ट ऑफ द जो लीफ है वो नॉन ग्रीन इन कलर था, ठीक है। अब क्या करा, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर। जिस लीफ को हमने प्लक कर कर ट्रेस करा है उसको हमें बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देना है, ताकि उसके सारे सेल्स जो हैं वो मर जाएं, ठीक है। इसके बाद हमें इसको अल्कोहल में डिप कर देना है। अल्कोहल से क्या होता है बच्चों, जो लीफ का क्लोरोफिल है वो सारा डिसॉल्व हो जाता है और लीफ जो है वो कलरलेस हो जाएगी। तो उसके ऊपर अब जब हम आयोडीन से टेस्ट करेंगे तो कलर चेंज जो होगा वो बहुत ज्यादा विजिबल होगा, इसीलिए हम प्लांट के क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर देते हैं। इसीलिए हमने लीफ की ड्राइंग को ऊपर ट्रेस कर लिया, ताकि हमको ये याद रहे कि कौन सा पार्ट ऑफ द लीफ ग्रीन था और कौन सा पार्ट ऑफ द लीफ नॉन ग्रीन इन कलर था, ठीक है। अब क्या करा आपने, लीफ जब कलरलेस हो गई तो उसके ऊपर हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के बाद बच्चों आप यहां देखो, जो पार्ट ऑफ द लीफ ग्रीन थी, ये देखो ये ग्रीन पार्ट है, वो सारी कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ थी उसके ऊपर कलर चेंज नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको बच्चों ये समझ में आता है कि ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ जो है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, सिर्फ वही पार्ट ऑफ द लीफ स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, बाकी जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या आएगा, दैट राइट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमको एग्जैक्टली यही एक्टिविटी लिख देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now let us study how the plant obtain carbon dioxide, ठीक है। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एटमॉस्फेयर से लेगा, और प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी के अंदर कैसे आएगा, विद द माइन्यूट पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, एंड दोज माइन्यूट पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। एंड स्टोमेटा बच्चों हमेशा एक ओपनिंग होती है, स्टोमेटा कभी भी कोई सेल नहीं होता। इस ओपनिंग को रेगुलेट करना, इस स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम करते हैं गार्ड सेल्स। और जो गार्ड सेल्स होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा, राजमा देखी है आपने या किडनी देखी है आपने, किडनी तो खैर नहीं देखी होगी, डायग्राम में देखी होगी, पर राजमा आप सबने देखा होगा। तो एग्जैक्टली बीन शेप्ड होते हैं ये गार्ड सेल्स, और ये गार्ड सेल्स इस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग है, उस ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम करते हैं ये गार्ड सेल्स, ठीक है। So massive amount of gaseous exchange take place in the leaf through these pores for the purpose of photosynthesis। और ये जो pores यहाँ पर बोले गए हैं ये pores हैं stomata, ठीक है। But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well। तो सिर्फ एनसीईआरटी क्लियरली बोल रही है कि सिर्फ लीफ से ही गैस का एक्सचेंज नहीं होता, स्टेम से, रूट से,
सब जगह से या जो यंग लीव्स हैं उनसे भी मैसिव अमाउंट ऑफ गैस का एक्सचेंज होता है. Since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of the guard cells. यही मैंने आपको exactly बताया था कि स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग है, उसको खोलना कब है, उसको बंद कब करना है, वो पूरा रेगुलेशन कौन कर रहा है, वो गार्ड सेल्स रेगुलेट कर रहे हैं. The guard cells swell when the water flows into them, causing the stomata pores to open. Similarly, the pore closes if the guard cells shrink. ठीक है, अब इसको समझो. जो रूट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली वाटर को ऑब्जॉर्ब करती हैं. वाटर जाइलम के थ्रू प्लांट में ऊपर जाता है, लीफ में पहुंचता है, लीफ के गार्ड सेल में पहुंचता है. अगर गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है तो वो फूल जाते हैं. जैसे ही गार्ड सेल फूल जाते हैं वो ओपन हो जाते हैं और स्टोमेटा का पोर जो है वो ओपन हो जाएगा और वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा बाय ट्रांसपीरेशन. तो जब ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो प्लांट क्या ले रहा है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहा है. बट अगर गार्ड सेल के अंदर पानी नहीं होता तो वो श्रिंक हो जाते हैं और जैसे ही वो श्रिंक होते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं और स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो बंद हो जाएगी और उस समय पर गैस का एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा. ठीक है, तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप यहाँ देख सकते हो दैट दिस इज द स्टोमेटल पोर. इसके आसपास ये जो बीन शेप्ड सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं. अभी ये गार्ड सेल्स ओपन है और यहाँ पर ये गार्ड सेल्स क्या हो गए हैं, ये गार्ड सेल क्लोज हो गए हैं. इन गार्ड सेल के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की डॉट्स आप देख रहे हो, they are chloroplast. And again this structure is very important. They can ask in case based study, they can ask in MCQ or they can even ask in any of the long question कि ये जो डायग्राम दे रखा है इसको कंप्लीट करो या फिर इस डायग्राम के बेसिस पर फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करो. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई, एक्टिविटी 6.2. और इस एक्टिविटी में हमको ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मैं आपको ये एक्टिविटी समझा रही हूँ. यहाँ पर हमने 2 पॉटेड प्लांट्स को लिया है. दोनों पॉटेड प्लांट्स को हमने अंधेरे में रख दिया है फॉर 3 days सो दैट प्लांट्स डिस्टार्च हो जाएं. 3 दिन के बाद हम इनको कुछ घंटों के लिए सनलाइट के अंदर रख देंगे. सनलाइट में रखने के बाद इन दोनों प्लांट्स को हम एक बेल जार के अंदर इस तरह से इनक्लोज कर देंगे. एक बेल जार के अंदर हम एक प्लेट रखेंगे और उस प्लेट के अंदर हम क्या रखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख देंगे. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगी. और इस सेटअप को अब हम क्या कर देंगे, धूप के अंदर रख देंगे. धूप में रखने के बाद इसको हम नाम दे दें, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है. इस ए प्लांट से एक लीफ को प्लग करेंगे और बी प्लांट से भी एक लीफ को प्लग करेंगे. क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, फिर उसको अल्कोहल से धो देंगे, पूरा क्लोरोफिल डिसॉल्व कर देंगे और फिर क्या यूज करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन यूज करेंगे. तो अब सोच के बताओ कि कौन सा प्लांट आयोडीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा. ठीक है, कौन सा देगा बच्चों, बी देगा, क्योंकि ए के पास कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही नहीं तो स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे होगा, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा ही नहीं. इसीलिए जब हम बी प्लांट के ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डालेंगे, बी प्लांट की लीफ के ऊपर जब हम आयोडीन की ड्रॉप्स डालेंगे तो वहां पर ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा और ए के केस में हमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा. और इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये प्रूव होता है दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन.